गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम लोग अब अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कि जब हम लोग थे, हम लोगों ने पहाड़ के ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, समुद्र में तैर कर गया, देन स्कूल आया एंड देन वहां से हम लोग पढ़ाई की। तुम लोग क्या पढ़, जस्ट कॉपी दिस कॉन्सेप्ट इनटू दिस वन। द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम लोग अब अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लोगों ने लास्ट क्लास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देख लिया था और दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देख लिया था, ठीक है। सभी के मेरिट डिमेरिट वहां पे हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। दिस इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ अक्सर आप लोग सुने होंगे टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह में, जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर जनरेशन गैप रहते हैं बच्चों के बीच में, एंड दे से कि जब हम लोग थे, हम लोगों ने पहाड़ के ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, समुद्र में तैर कर गया, देन स्कूल आया एंड देन वहां से हम लोग पढ़ाई की। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, जस्ट कॉपी दिस कॉन्सेप्ट इनटू दिस वन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यू कैन कॉपी फ्रॉम दैट। क्या हर रोज ऐसा ही ये लोग तैर के जाते थे? एंड व्हाट इज द प्रूफ। क्या आप देखने गए थे? आप तो थे नहीं उस टाइम। हु विल गिव द प्रूफ, राइट। तो इस आइडिया को दिमाग में रखिए एंड जस्ट अप्लाई द सेम थिंग ओवर हियर। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, फाइलोजेनिक को हम लोग टटोलेंगे। यानी कि ये जो आइडिया है ना, द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम और मोटिवेटेड फ्रॉम द डार्विन्स बुक। और डार्विन का बुक का नाम क्या हो गया? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक बुक है जो डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर, एंड दैट टू कैसे? ऑन द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल, ठीक है, और एक सर्टेन डिजीज ऑर्गेनिज्म आ रहा है, इफेक्ट कर दिया। तो आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन, आउट ऑफ दैट 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल, हो सकता है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल डाई एंड इक्का दुक्का या इवन 10 to 20 नंबर ऑफ पीपल विल सर्वाइव। तो हाउ दे सर्वाइव, इसको जनरली हम लोग एक बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं, जो लेटर ऑन वाले क्लासेस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑल दिस कॉन्सेप्ट were written in this book on the origin of species on the basis by the means of natural selection. अब इस बुक से ये कॉन्सेप्ट को लिया गया और पहला ये कॉन्सेप्ट को दिया गया एंगलर एंड प्रेंटल। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने ये कॉन्सेप्ट को डिवाइस आउट किया एंड फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट को प्रपोज आउट किया। और ये कॉन्सेप्ट कहां से इंस्पायर्ड था? इट वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डार्विन्स बुक ओनली। इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डार्विन्स बुक ओनली। सो फार इट इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। देन हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट में मेजर रोल जो प्ले करेगा वो फॉसिल करेगा। इस कॉन्सेप्ट में जो मेजर रोल प्ले करेगा वो क्या है? फॉसिल प्ले करेगा। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वी विल ट्रेस बैक इनटू इट फॉसिल एंड हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज अराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉसिल। तो हम लोग वो को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ आउट द पॉइंट। इट विल शो द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये फॉसिल जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट शोज व्हाट? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इट विल शो द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कुछ डीमेरिट ऑफकोर्स है। व्हाट आर द डीमेरिट? इट इज लेस प्रैक्टिकल, इट इज
very less practical. Why? Because organism has both the primitive and advanced character. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड एडवांस्ड कैरेक्टर. प्रिमिटिव कैरेक्टर हुआ, सपोज कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है which is derived from somewhere, this has been divided into so and so. This has again been divided into, ठीक है, like this. तो अब सपोज कीजिए this organism will have certain character from this one. Okay, the organism will have certain character from this one. तो हम यहां से क्या देख सकते हैं? इसका एग्जैक्ट जो सबसे नजदीकी एंसेस्टर जो होगा वो कौन होगा? वो ये होगा. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द एडवांस्ड कैरेक्टर, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? डिराइव्ड कैरेक्टर. यानी कि वो नजदीकी अपने एंसेस्टर से, ये वाले एंसेस्टर से जुड़ा होगा. ठीक है, और इसका काफी दूर का एंसेस्टर कौन सा होगा? दिस वन विल बी उसका दूर वाला एंसेस्टर. तो ये क्या कह रहा है? दिस डिमेरिट क्या कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, दिस डिराइव्ड कैरेक्टर आल्सो एंड दिस वन फ्रॉम द एंसेस्टर व्हिच इज डिस्टेंटली रिलेटेड, यानी कि प्रिमिटिव कैरेक्टर. ठीक है, तो इनमें दोनों कैरेक्टर होंगे, ये वाला भी, ये वाला भी. तो अब ऐसे केस में अगर हम फॉसिल की एनालिसिस करेंगे तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, और यही चीज हुआ यहाँ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, जहां पे हम लोगों ने देखा फॉसिल रोल तो प्ले कर रहा है. वेरी गुड, वेल एंड गुड. हमें पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर ये है, लेकिन डिमेरिट क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक पाए जा रहे हैं ना, वो ये वाले ऑर्गेनिज्म से भी मिल रहे हैं जो कि डिराइव कैरेक्टर है, और इनसे भी मिल रहे हैं जो कि काफी डिस्टेंटली रिलेटेड है, यानी कि प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है. अब एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज करो एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो सकते हैं? 5 फिंगर्स या 5 डिजिट्स ऑफ ह्यूमन. तो ये कौन से कैरेक्टर हुए? दिस इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर. ओके, दिस इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर. देन एक और कैरेक्टर देख लेते हैं, लार्जर ब्रेन. once again in the case of human, और ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? दिस वन इज द एडवांस्ड कैरेक्टर. ओके, तो ये समझ में आ गया. तो एक ह्यूमन बीइंग का आप एग्जैक्ट अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को पकड़ो तो उसका एंसेस्टर्स को डिराइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फॉसिल में आपको दिखेगा कुछ सर्टेन कैरेक्टर इनमें भी है एंड कुछ सर्टेन कैरेक्टर इनमें भी है. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली ये ह्यूमन बीइंग कहां से डिराइव्ड हुआ है, ये वाले से या ये. that was the problem in this phylogenetic classification. Fine. Then दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ? fossil record is actually absent in many cases. There are so many organisms and number of organisms are there. अब सभी के फॉसिल को ट्रेस करना एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एंड सेकेंड सभी ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल भी जो है वो अवेलेबल नहीं है. The fossil of all the organisms are not actually available. That is the second demerit in this concept of classification, which is phylogenetic classification. Of course, it holds certain demerit, but then it led to the development of another system of classification, which is nothing but the phenetic classification. Now, this phenetic classification, this term phenetic, is derived from the Greek word phyneme. This phenetic, in this phenetic classification, this phenetic term is derived from a Greek word which is phyneme, and it means what? It means to appear. It means to appear. Now, this phenetic class. Now, unlike this phylogenetic classification, which completely depend on the fossil availability of the fossil,
This phonetic classification holds bit difference from this one. How? Based on affinities, similarities, and dissimilarities of character present in the present day of organism. तो जो भी आपको सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, तो वो फॉसिल में हम लोग ट्रेस नहीं करेंगे, प्रेजेंट डे में देखेंगे कि प्रेजेंट डे में वो सर्टेन ऑर्गेनिज्म कितना सिमिलर है दूसरे से, कितना डिसिमिलर है दूसरे से. एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इट आउट. ठीक है, फ्रॉम दैट शॉर्ट स्टोरी. मैं ये नहीं कहता हूं कि एवरीवन लाइज अराउंड, एवरी पेरेंट लाइज अराउंड, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा फेक आउट भी करते हैं, यू नो, यू नीड टू एक्सेप्ट इट आउट. तो अब जो है कि यहाँ पे तब हम लोग क्या करेंगे, देन ऑफकोर्स जब हम लोग फॉसिल में देख रहे हैं कि प्रेजेंट डे के ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि देयर विल बी नो सर्चिंग ऑफ एनी एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड. ये हम करेंगे ही. फेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेस बैक ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, बिकॉज इफ आई डू सो आई हैव ऑलरेडी फेस दिस टू प्रॉब्लम, सो आई वोंट repeat the same problem over here. So there won't be any searching of evolution or diversification of trait from the ancestor. जो होना था हो गया, इट्स ओके, लेट इट बी. अब आगे देखना है, तो आगे क्या है, प्रेजेंट डे में हम इवेल्युएट करेंगे कि कितना सिमिलर कितना डिसिमिलर है. So since we are not supposed to trace back the fossil record or the diversification from where certain traits has originated in the ancestor, हम लोग चूंकि ये चीज को नहीं फॉलो करने वाले हैं, दिस एक्चुअली लेड टू 4 different categories or 4 branches of taxonomy. This led to 4 major taxonomy. And what are these 4 major taxonomy? One is cytotaxonomy. Cytotaxonomy generally will deal with the existence of the cellular differences among the organisms. ठीक है, अब cellular differences means what? It will involve the number of chromosomes, or it will also involve the chromosome structure. It will also involve the chromosome bandings, so on so forth, या फिर number of genes available in certain organisms. ठीक है, तो सभी में जो लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसा होगा. एग्जांपल के तौर पे अगर ले ले, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है. इन ह्यूमन देयर इज 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम. इफ यू टेक एन एग्जांपल, ह्यूमन विल हैव 46 chromosomes, whereas the apes will have 48 number of chromosomes. Right? तो ये हमें बता दे रहा है that based on the number of chromosomes, organisms are similar or dissimilar. ठीक है ना. क्रोमोसोम बैंडिंग क्या होता है कि जब आप क्रोमोसोम, नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमा मीन्स कलर, तो वो सर्टेन डाई को एब्जॉर्ब करेगा. अब सभी ऑर्गेनिज्म में ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अलग अलग डाई को पहले स्टेन करेगा और उसके जो पैटर्न फॉर्म करेगा सभी ऑर्गेनिज्म में यूनिक रहेगा. यानी कि अगर आप ह्यूमन के केस में क्रोमोसोम बैंडिंग करो और अगर आप मंकी के केस में क्रोमोसोम बैंडिंग करो, तो आपको वो डिफरेंसेस दिखेगा बैंडिंग पैटर्न में. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बैंडिंग पैटर्न है ऑर्गेनिज्म में वो वेरी कर रहा है. तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, अफिनिटीज को ट्रेस आउट कर रहे हैं. ठीक है, हाउ मच ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विद दैट ऑफ द अनदर वन. कीमोटैक्सोनॉमी. ओके, certain organisms are always specialized with the secretion of
biochemical substances, like it can be an amino acid, it can be a secondary metabolite, or it can be certain enzyme, which is very, very unique in certain organisms. So based on that बायोकेमिकल सब्सटेंस हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट आउट कर देंगे. सपोज करो कि जो कार्निवोरस एनिमल है उनमें जो एंजाइम सक्रीट होगा, सेम एंजाइम वोंट बी अवेलेबल इन एनी हर्बीवोर एनिमल, क्योंकि हर्बीवोर को ग्रास को डाइजेस्ट करना होता है, कार्निवोर को एनिमल को डाइजेस्ट करना होता है, और दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए माने दोनों के केस में सेपरेट एंजाइम का जरूरत पड़ता है. तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट जस्ट बाय लुकिंग इनटू सर्टेन एंजाइम आई कैन से दैट of course this one should belong from a herbivore or a carnivore. Similarly for plants also certain metabolites ऐसे होते हैं which is very very unique to certain plants only. जैसे अगर मान लीजिए तुलसी में certain secondary metabolites आते हैं या नीम में certain secondary metabolite आते हैं which is very unique to those plant only. अब सेम सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगर आप धतूरा में खोजोगे तो वो नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. थर्ड इज न्यूमेरिकल taxonomy. So third is numerical taxonomy. Now what is this numerical taxonomy? So this is the statistical approach. It is the statistical approach to classify the organism, okay, based on number of characters that are similar or dissimilar. Fine. तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच कर रहे सर्टेन ऑर्गेनिज्म के विद दैट ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म, इसके बेसिस में जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे ऑर्गेनिज्म को तो वी कॉल इट एज अ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. द फोर्थ वन इज द क्लैडिस्टिक taxonomy. Cladistic taxonomy is another type of this taxonomy which is derived from this Greek word which is klados, and klados means what? Sprout. It means sprout. कहां से एक छोटा सा यूनिक कैरेक्टर आ रहा है और वहां से वो स्प्राउट आउट कर रहा है, एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रेम आउट हो रहा है. इसको हम लोग कहते हैं क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी. तो इसमें क्या देखा जाएगा, इट सर्च फॉर सम सिमिलैरिटीज ड्यू टू कॉमन फाइलोजेनी ओरिजिन. ठीक है. तो क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी what it will search for, it will search for certain similarities that might have arisen due to the common phylogeny of origin from that of the ancestor. From that of the ancestor. This brings me to the point, it considers two things. क्या? One is ancestral characters and second is derived characters. इन दोनों चीज को ये कंसिडर करेगा phonetic classification. If you arrange the organism based on the above character, we get a phylogenetic tree called as cladogram. We are going to arrange the organism based on the above character. Above character मतलब क्या? या तो हम लोग ancestral characters के बेसिस में अरेंज करेंगे. वन इज कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ डिराइव्ड कैरेक्टर्स को भी रखेंगे. वी विल आल्सो कंसीडर द डिराइव्ड कैरेक्टर. दोनों हमारे लिए जरूरत है. ठीक है ना. जो प्रॉब्लम यहाँ फेस हुआ था वो चीज हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग दोनों को कंसीडर कर लेंगे. सपोज कीजिए ना
कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यहाँ से ये इसके एंसेस्टर हुए, ये डिवाइड हुआ इनटू टू, ठीक है, फर्दर ये डिवीजन हुआ, ओके, इनटू टू, देन अगेन ये फर्दर डिवाइड हो रहा है इनटू टू। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी कहां से ये अराइव हुआ, इसको तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये इससे भी रिलेटेड है एंड ये इस फेलो से भी रिलेटेड है, ओके। तो वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल ऑफ दीज एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे और साथ ही साथ ये डिराइव कैरेक्टर्स को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जब हम लोग इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं इसके बेसिस में, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन रहा है। जैसे फैमिली ट्री होता है ना, ठीक उसी तरह से एक फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर्म हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज क्लैडोग्राम, ठीक है। वेयर क्लैड मीन्स व्हाट, क्लैड मीन्स इसके जो उत्तराधिकारी वंशज कहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो हम लोगों ने क्या देखा, फेनेटिक क्लासिफिकेशन में जिस हिसाब से फॉसिल के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं हुए और जो कैरेक्टर्स को हम लोगों ने कंसीडर किया, बेस्ड अपॉन दैट फोर मेजर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी यहाँ अराइज हो गया बेस्ड ऑन द phonetic classification. One was the cytotaxonomy, another is the chemotaxonomy, third is the numerical taxonomy, and fourth is this cladistic taxonomy. Two kingdom classification system. Now this two kingdom classification system was extensively used by Linnaeus. So this two kingdom classification system was basically used by Linnaeus, ठीक है, and who is also considered as what? He is also considered as father of taxonomy. Now इसने कैसा ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया? वेरी सिंपल, he divided the organism into two groups. And what was the group? One was kingdom Plantae and another was kingdom Animalia. लिनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है। वन वाज किंगडम प्लांटी, अनदर वन वाज किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये जो इन्होंने टू ग्रुप्स बनाया, इन्होंने बस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखा कि एक मूव कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, वन इज मोटाइल अनदर इज नॉन मोटाइल। इसी के बेसिस में इन्होंने दो ग्रुप बना दिया, वन इज प्लांटी अनदर इज एनिमेलिया। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, दैट किंगडम प्लांटी विल इंक्लूड कैरेक्टर्स। इन्होंने देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, इन्होंने देखा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दूसरा उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन। थर्ड, एब्सेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज मेक देयर ओन फूड। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो इन्हीं सब कैरेक्टर्स के बेसिस में लिनेनियस जो है, कैरोलस लिनेनियस, who is also regarded as father of taxonomy, he divided the organism into two. तो किंगडम प्लांटी में उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन देख लिए। अब किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने क्या देखा, किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड कैरेक्टर्स अपोजिट टू किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के जो भी कैरेक्टर्स थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स रह गया किंगडम एनिमेलिया में। यानी कि किंगडम एनिमेलिया में क्या है, सेल वॉल नहीं होगा उनके सेल के बाहर में, ठीक है। हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होते हैं प्लांट के केस में, एनिमल के केस में नहीं होगा। देन प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो कि प्लांट के केस में एब्सेंस था। थर्ड क्या था, द एनिमल्स आर मोटाइल, whereas the plant do not show any locomotion from one place to another. Fourth हम लोगों ने क्या देखा था, that they cannot make their own food, they are dependent on the another, whereas the plants have very independent, they can make their own food. तो ये सब कुछ विजिबल कैरेक्टर्स लिनेनियस ने देखा और इसी के बेसिस पे प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया और इस तरह से दो किंगडम बना। अब इसके बाद let us quickly put a view on the objections of
this two kingdom classification. What are the demerits of this two kingdom classification? Right? पहला objection क्या आता है? First formed organism were neither plant nor animal. ठीक है, तो जो एवोल्यूशन देखा गया, एवोल्यूशन को जब बंदों ने स्टडी आउट किया, साइंटिस्टों ने जब फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो ये देखा गया था वो यही, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा था जहां देयर वेर नो प्लांट एनिमल, यानी कि देयर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर नीदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी रहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। सेकंड, फंगाई डिफर इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव डिटेल्स फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट्स के कंपैरिजन में फंगाई जो है ऑल सभी ग्राउंड्स में ये डिफर कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ग्राउंड्स में भी डिफर कर जा रहे हैं। जैसे कि प्लांट में देख लो, वो उनमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट है, इसमें जैसे कि नहीं प्रेजेंट है। फिजियोलॉजी में भी डिफर कर रहे हैं, प्लांट का जो फिजियोलॉजी है, अगर आप किसी फंगाई का फिजियोलॉजी देख लो तो वो भी वहां पे भी डिफर कर रहा है। सिमिलरली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी ये डिफर ही कर रहे हैं। बट हाउएवर लिनेनियस ने क्या किया था, फंगाई को भी उठा के प्लांट कैटेगरी में डाल दिया, तो ये भी एक डिमेरिट हो गया। लोअर ऑर्गेनिज्म द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल डिसअपियर। अभी एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या है, जैसे कि एल्गी में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन आपको नहीं दिखेगा कि वो प्लांट है कि एनिमल है। वाई? क्योंकि लिनेनियस ने क्या कहा था, एनिमल लोकोमोटिव होता है। ठीक है, देन उनमें जो है कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी नहीं होता है, एल्गी तो लोकोमोटिव है और वो फोटोसिंथेटिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन गायब हो जा रहा है लोअर ऑर्गेनिज्म। एल्गी इज यूनिसेल्युलर, मोटाइल, कैन मेक देयर फूड। ठीक है ना, तो एल्गी जो है वो यूनिसेल्युलर है, और इसमें क्या कहा था लिनेनियस ने कि जो एनिमल होता है वो मस्कुलर होगा और प्लांट मस्कुलर नहीं होगा, तो एल्गी तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोटाइल भी है और अपना फूड भी बना ले रहा है, तो वो जो क्लियर कट बाउंड्री था वो इसमें लोअर ऑर्गेनिज्म में गायब होता हुआ दिख रहा है। दे आर डिसअपियरिंग, दैट इज व्हाट लिनेनियस फेल्ड टू एक्सप्लेन। देन अगेन फोर्थ वन इज द वाइरसेस। ओके, फोर्थ वन इज द वाइरसेस वेयर स्टडीड अंडर बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम लोग वायरसेस को स्टडी कर रहे थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जबकि वायरसेस जो है they behave not as a living organism itself। वायरसेस को तो बिल्कुल बाहर निकाल देना है, उसको तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही नहीं रखना है। बट यहाँ क्या देखा जा रहा है, बॉटनी के अंदर रख के उसको पढ़ा जा रहा है, यानी प्लांट, तो उसको प्लांट कंसीडर कर। एक और हम लोग देखेंगे, दैट इज lichens। Now this lichens are what? It is the friendship. Lichens is the friendship between an alga and a fungus। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अ एल्गा एंड अ फंगस। यहाँ पे भी क्या दिखेगा, हैव नीदर प्लांट नॉर एनिमल कैरेक्टर। ठीक है, तो इतने सारे डिफरेंसेस हम लोग, मैंने डीमेरिट्स हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ऑफ दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रोकारियोट अगर देखा जाए तो प्रोकारियोट में किसी तरह का एक डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है, वहीं यूकारियोट में क्या है, डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री है। Whereas viruses lack this nucleus thing only। तो ये बहुत जरूरी हो गया कि तीनों को एक अलग अलग सेपरेट कैटेगरी में रखना है, तीनों को एक कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस demerits actually led to another kingdom system of kingdom classification। So with all the demerits that we have seen in the two kingdom classification, we will this have helped us to find out another system of classification, and this is the three kingdom classification system। तो वहां जो कुछ डीमेरिट्स थे उनको एड्रेस किया जा रहा है ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय हैकेल। ओके, इट वाज गिवन बाय हैकेल, who actually separated unicellular organisms on the basis of lack of
टिश्यू डिफरेंशिएशन इनटू न्यू ग्रुप किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हैकल ने जो है वो एक न्यू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट आउट किया जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स था, एंड द ग्राउंड टू सेपरेट वाज दैट दोज ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली लैक द टिश्यू डिफरेंशिएशन। उनमें किसी तरह का कोई टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं थे। ठीक है, ये टिश्यू डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अभी एक बाहर से स्पेस से मार्स से कोई एलियन आ जाए, वो कोई मिल गया वाला जादू देख लो ना, कैसा दिखता है वो? अजीबोगरीब दिखता है, देखने से ही लगता नहीं है कि वो ह्यूमन है या कोई एनिमल है, एकदम आउटसाइड द वर्ल्ड दिखता है। लेकिन तब भी उनमें कुछ कुछ टिश्यूज थे, तभी तो उनके 3 उंगली और वैसा कुछ दिख भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनको आप माइक्रोस्कोप लेकर देखो तो उनमें किसी तरह का कोई टिश्यू फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, तो देयर इज नो टिश्यू सेपरेशन। ठीक है, तो सिंस उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी तरह का कोई टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है, इसके बेसिस में एक नया किंगडम बनाया गया और इस किंगडम का नाम क्या हुआ? किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हमारे पास 3 किंगडम हो गए हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव द किंगडम प्लांटी, वी हैव किंगडम एनिमेलिया एंड वी हैव द किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन अगेन इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, वायरसेस को अभी भी ठिकाना नहीं लगाया गया। कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं था, तो ये सब को अभी तक एड्रेस आउट नहीं किया गया ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो this demerits will actually now form the basis of another system of classification, which is the 4 kingdom classification, 4 kingdom classification system, right? तो कुछ कुछ डिमेरिट्स को एड्रेस किया जा रहा है और एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन जा रहा है। तो पिछले वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बेसिस में एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बन गया, विच इज द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स को एड्रेस आउट किया गया। यहाँ पे एक बैकग्राउंड कहानी हम आपको बता दें, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक बैकग्राउंड कहानी क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप कहोगे सो सर, सो व्हाट? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें विजन दे रहा है डीपर डाउन इनटू द सेल देखने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली हम लोगों को पता चला कि एक ऐसा भी वर्ल्ड है जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से थोड़ा बहुत छुपा हुआ है, उनका फिजियोलॉजी छुपा हुआ है, एंड दिस एक्चुअली हेल्प अस टू form the basis of the 4 kingdom classification. So with the discovery of an electron microscope, it became clear that organisms have different nuclear structure. Discovery of electron microscope से क्या हुआ? हमें पता चला कि ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, अलग अलग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। अब जिनमें ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ट्रू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल पता चल रहा है कि ये सेल है और इसमें एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज न्यूक्लियर। जिनमें ये दिख रहा है वी कॉल इट एज यूकारियोट। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या है कि ये ट्रू न्यूक्लियर अवेलेबल नहीं है। It will appear like something nuclear, but it is not a true nuclear. तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? While the other is prokaryote, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है। इट अपियर्स कि यहाँ पे एक ट्रू न्यूक्लियस है, बट इट इज नॉट अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड होते हैं, ठीक है ना, अपियर्स लाइक टू बी अ न्यूक्लियस, उनको हम लोगों ने क्या कहा? प्रोकारियोट। ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस अवेलेबल है उनको यूकारियोट, जिनमें न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है उनको क्या कहेंगे? प्रोकारियोट। प्रो नाम से पता चल रहा है प्रिमिटिव है, बहुत पहले से आए हुए हैं। प्रो से फिर यूकारियोटिक में एवोल्यूशन हुआ, तो जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे वहां पे फिर से बताएंगे ये चीज। तो इन सब डिफरेंसेस के बेसिस में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कोपलैंड। कोपलैंड क्रिएटेड सेपरेट किंगडम, ही मेड अ सेपरेट किंगडम जिसका नाम क्या है? मोनरा। ही नेम्ड इट एज मोनरा। तो ये मोनरा किन के लिए रखा गया? ये मोनरा एक्चुअली रखा गया
जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि ये मोनरा रखा गया सभी प्रोकारियोट के लिए, ये मोनरा किंगडम जो बनाया गया ये सभी प्रोकारियोट के लिए एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हमारे पास 4 किंगडम आ गए। कौन कौन सा? वी हैव नाउ मोनरा, वी हैव नाउ प्रोटिस्टा, ऑफ कोर्स वी हैव अ प्लांटी एंड एनिमलिया। बट अगेन देयर इज अ डिमेरिट। क्या डिमेरिट है? अभी भी फंजी को अलग नहीं किया गया, प्लांटी के अंदर ही फंजी को रखा गया। द फंजी वाज नॉट सेपरेटेड, इट वाज केप्ट अंडर प्लांटी ओनली, फंजी। वायरस को भी नहीं निकाला गया, वायरस को भी अभी भी स्टडी किया जा रहा है बॉटनी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम था, ये 2 डिमेरिट अभी भी एड्रेस नहीं हो सका है। हाँ, इतना डिमेरिट पता चल गया कि चलो न्यूक्लियस किसी में अवेलेबल है, किसी में नहीं है, उसको अलग अलग कैटेगरी में डाल, ठीक है ना। तो एक सेपरेट किंगडम बन गया विच इज मोनरा, ठीक है। बट स्टिल दिस प्रॉब्लम लाइफ, इट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड। तो नाउ दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ another system of classification, which is the 5 kingdom classification. Since fungi was not addressed, another virus was also not addressed, the issue remains same in the 4 kingdom classification. This led to the basis of the another system of classification, which is the 5 kingdom classification system given by R.H. Whitaker. H is 5 kingdom classification system. Okay, R.H. Whitaker gave this concept of 5 kingdom classification, divided organisms into 5 kingdoms. Viruses who were in the borderline living and non-living has been left out. इनको हटा ही दिया गया, कोई जगह ही नहीं दिया गया, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको ना कहीं पे जगह ही नहीं दी कि इसको किसी ग्रुप में रखो ही मत। विटेकर ने जो ये 5 किंगडम बनाया, उसको यूज किंगडम को डिवाइड करने के लिए उसने कुछ कैटेगरीज को चूज किया, उसने कुछ कैरेक्टर्स को चूज किया। विटेकर यूज 5 क्राइटेरिया टू डिलिमिट 5 किंगडम, 5 किंगडम 5 क्राइटेरिया, ठीक है। और वो कौन से किंगडम 5 क्राइटेरिया है? लेट अस लुक इनटू द थिंग। तो वो कौन से 5 क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया रह गया कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब इसके बेसिस में 2 बन गया, एक हो गया प्रोकारियोट एंड एक हो गया यूकारियोट। तो ये क्राइटेरिया उसने यूज किया कि कितना कॉम्प्लेक्स सेल है या नहीं है, ठीक है। कंप्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बेसिस में यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बन गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, उनके बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस में। थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने क्या यूज किया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफी किसमें दिखेगा? प्लांट्स में दिखेगा। देन एब्जॉर्प्शन हेटेरोट्रॉफी किसमें दिखेगा? फंजाई में दिखेगा, फंगस में दिखेगा। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी किसमें दिखेगा? एनिमलिया में दिखेगा, ठीक है। अब इसके बेसिस में, न्यूट्रिशन के बेसिस में इन सबको एक अलग अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन दोनों को क्या बोला गया? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें से ये जो फंजी है ना, ये सैप्रोफाइटिक मोड पे आता है, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोबायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है। लेकिन दोनों के केस में क्या हो रहा है? फंजाई और एनिमल्स के केस में हम लोग फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, मुंह से लेके ऐसे नीचे तक होता है, ठीक है ना। लेकिन वही हॉलोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? ये खुद से अपना फूड बना रहा है, इंजेस्ट नहीं कर रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो ऑटोट्रॉफी, फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफी मतलब फूड बना रहा है। लाइट यूज करके खुद से फूड बनाना, उसको हम लोग कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफी।
एब्जॉर्प्शन, हेटेरोट्रॉफी। एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना, हेटेरो का मतलब किसी और से, ट्रॉफी का मतलब फूड लेना। सिमिलरली इंजेस्टिव, इंजेस्टिव का मतलब ऐसे यू डालना, हेटेरो का मतलब किसी और से, ट्रॉफी का मतलब फूड लेना। तो ये जो इंजेस्टिव हुआ मतलब बाहर से हम लोग फूड जो लेते हैं उसको हम लोग कैटेगराइज कर दिए होलोजॉइक न्यूट्रिशन, और अगर वो खुद से बना रहा है तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। देन उसने एक और कैटेगरी क्या उसने रखा क्राइटेरिया, इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल। अब इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल की बेसिस में इसने कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड, जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, तो प्रोड्यूसर्स के केस में कौन हो गए, प्लेंटी, ये अपना फूड खुद बना रहे हैं। डिकम्पोजर्स हो गए, ये कौन हो गए, फंजी, ये दूसरे डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसलिए डिकम्पोजर हो गए। कंज्यूमर, तो कंज्यूमर्स कौन हो गए, ये 4 क्राइटेरिया हो गए। 5वां क्राइटेरिया क्या हुआ, 5th क्राइटेरिया इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिकली ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब इनके बेसिस में इन्होंने 5 किंगडम प्रपोज आउट किया, और वो कुछ इस तरह से, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम को डिवाइड आउट किया आर.एच. विटेकर ने, यूजिंग हिट 5 क्राइटेरिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिमेरिट्स वगैरह नहीं है, इसमें भी थोड़े बहुत डिमेरिट है, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द another 6 kingdom classification which was given by Carl Gold. That's all for today's class. We are going to meet again on another class. We will discuss further each of the kingdoms individually. Till that time, have a great day.